हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 33 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम इस सीरीज में 32 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारी ये सीरीज है दोस्तों पोस्टमार्टम क्लास, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस अप करते हैं और 10 के आधार पर उससे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस अप करते हैं, जो कि हमारे सीरीज उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 751 पदों और आने वाले जो पद हैं हमारे उत्तराखंड पुलिस या पटवारी सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को, पार्ट नंबर 33। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में किस स्थान से शुरू हुआ था? यानी कि उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर उत्तराखंड में किस स्थान में खोला गया था 1914 में? तो खोला गया था दोस्तों कहाँ पे? मसूरी में, देहरादून जनपद के मसूरी में खोला गया था। उत्तर भारत का या उत्तराखंड का या फिर उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर मसूरी सिनेमाघर कब खोला गया था? 1914 में खोला गया था। मसूरी को ही दोस्तों पहाड़ों की रानी नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की रानी यानी कि क्वीन क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी मसूरी को ही जाना जाता है। ठीक है। मसूरी के संस्थापक कौन थे? मसूरी के संस्थापक दोस्तों कौन? कैप्टन यंग या फिर कैप्टन सोरे, दोनों का नाम हमें यहाँ पे सुनने को मिलता है। और 1825 के आसपास या 1823 अलग अलग रिकॉर्ड मिलेंगे, 1823 1825 आपको ज्यादा एक्यूरेट 1825 में मसूरी की खोज करते हैं कैप्टन यंग या फिर कैप्टन सोरे। अब दोस्तों मसूरी तो हो गया उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में खोला गया। अब थोड़ा सा इस सिनेमा के फील्ड से बात कर लेते हैं कि सबसे अगला जो प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई थी? तो 2015 में दोस्तों राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति को लागू किया गया था। कब? 2015 में। नई फिल्म नीति कब लागू की गई दोस्तों? 2019 में। वैसे दोस्तों फिल्म नीति में संशोधन 2018 में भी होता है, लेकिन नई फिल्म नीति कब लागू की गई पूछा जाएगा तो 2019 में लागू की गई थी। यहीं से आपका एक अगला प्रश्न आता है कि राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो राज्य की प्रथम फिल्म थी दोस्तों कौन सी? जगवाल। जगवाल जो कि गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म थी। क्या? जगवाल जागजी की प्रथम फिल्म थी। अब अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि जगवाल फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? और यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। पारेश्वर गौड़ जी। कौन दोस्तों? पारेश्वर गौड़ जी जगवाल फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक थे, या उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता और निर्देशक थे पारेश्वर गौड़ जी। यह जगवाल फिल्म मतलब कब रिलीज हुई थी? तो 1983 में। 1983 में निर्देशक कौन थे? पारेश्वर गौड़ जी थे। ठीक है, ये आपको इतने इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अब गढ़वाल की या उत्तराखंड राज्य की सबसे पहली फिल्म थी जगवाल। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊनी भाषा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो कुमाऊनी भाषा की सबसे पहली फिल्म थी दोस्तों कौन सी? मेघा आ। कौन सी थी? मेघा आ थी। ठीक है। और उत्तराखंड की अगर सबसे सफल फिल्म पूछेगा तो उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म थी दोस्तों क्या? घर जवें। घर जवें उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म थी। और जिसके निर्देशक कौन थे? वो थे दोस्तों विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। कौन थे? विश्वेश्वर दत्त नौटियाल थे। और यह एक गढ़वाली फिल्म थी, गढ़वाली भाषा की फिल्म थी। ठीक है। और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था दोस्तों कब? 2015 में। ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि मेघा आ फिल्म का निर्देशन कब हुआ था? तो मेघा आ फिल्म का निर्देशन हुआ था 1997 में, जो कि कुमाऊनी भाषा की या कुमाऊं की सबसे पहली फिल्म मानी जाती है। और इसके निर्माता थे जीवन सिंह बिष्ट जी। ठीक है। अब यहीं से दोस्तों एक और पॉइंट हम याद कर लेते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम नाटककार कौन थे, या उत्तराखंड साहित्य के प्रथम नाटककार किसे जाना जाता है? तो भवानी दत्त थपलियाल। भवानी दत्त थपलियाल को दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध नाटक था कौन सा दोस्तों? जय विजय नाटक। ठीक है। और यही जय विजय नाटक दोस्तों गढ़वाली साहित्य का या उत्तराखंड का प्रथम नाटक था। कौन सा? जय विजय नाटक। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रहलाद नामक नाटक भी किसका था? भगवती प्रसाद थपलियाल जी का ही था, या भगवती दत्त थपलियाल जी का ही था, जो कि उत्तराखंड साहित्य के प्रथम नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। और अगर आप दोस्तों आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में रंगमंच या नाटक लेखन की शुरुआत किस राजा के द्वारा की गई थी? तो रुद्रचंद के द्वारा इस शुरुआत को शुरू किया गया था। यानी कि नाटक लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम रुद्रचंद के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। यहीं से दोस्तों एक हमारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड संस्कृति स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के संस्कृति स्तंभ के रूप में मोहन उप्रेती जी को जाना जाता है। किसको दोस्तों? मोहन उप्रेती जी को जाना जाता है। ठीक है। यहीं से दोस्तों एक और हमारा प्रश्न है कि क्या सैमियर नाट्य क्लब, सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना दोस्तों भवानी दत्त थपलियाल जी के द्वारा ही की गई थी। कहाँ की गई थी सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना? टिहरी में। कब की गई थी? 1917 के आसपास में। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में मसूरी में खोला गया था। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब से लागू की गई थी? 2015 से। राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म या फिल्म कौन सी थी? जगवाल। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? मेघा। और उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म थी दोस्तों कौन सी? घर जवां। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य का सबसे पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा था दोस्तों? वो था झुम्पा। कौन सा था? झुम्पा
और बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया है वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला दूसरा प्रश्न है, उत्यासु बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है? ठीक है, चमोली, टिहरी, पौड़ी या फिर हरिद्वार। तो दोस्तों उत्यासु बांध परियोजना हमारी पौड़ी गढ़वाल जनपद की जल विद्युत परियोजना है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और कौन सी नदी पर है दोस्तों उत्यासु बांध जल विद्युत परियोजना? तो यह है दोस्तों अलकनंदा नदी पर। कहाँ पे? अलकनंदा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, अब यहीं से हम कुछ और अन्य परियोजनाओं के बारे में बात कर ले दोस्तों। क्या? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। कौन सी? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। और कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर ही निर्मित है। ठीक है, उत्यासु बांध जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है, यहीं से अगला आता है दोस्तों हमारा क्या? चीला परियोजना। चीला परियोजना भी कहाँ से है? पौड़ी गढ़वाल जनपद से ही संबंधित है दोस्तों क्या? चीला परियोजना। ठीक है, इसी के साथ साथ में आता है हमारा दोस्तों क्या? दुजाऊ परियोजना। तो दुजाऊ परियोजना कौन सी नदी पर है? वो है पश्चिमी नयार नदी पर। रामगंगा परियोजना कौन सी नदी पर है? ये भी पश्चिमी रामगंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो उत्यासु बांध परियोजना पौड़ी में है और किस नदी पर निर्मित है पूछा जाएगा दोस्तों, तो यह है अलकनंदा नदी पर निर्मित। ठीक है, और इससे संबंधित दोस्तों अगर आपको कि कौन सा बांध किस जनपद में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, अगर आपको ये चीजें पढ़नी है ना तो आप इजीली सर्च करिएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, काफी डिटेल में वहां पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उत्तर है सी, पौड़ी गढ़वाल में है अलकनंदा नदी पर उत्यासु बांध जल विद्युत परियोजना। आप कुछ और बात करते हैं, पौड़ी गढ़वाल में स्थित कुल जल विद्युत परियोजना। चीला परियोजना गंगा नदी पर है पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही, या आप इसे भागीरथी नदी पर भी स्थित मान सकते हैं। ठीक है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ये भी पौड़ी गढ़वाल में ही अलकनंदा नदी पर निर्मित है। दुजाऊ परियोजना दोस्तों ये भी हमारा पश्चिमी नयार नदी पर स्थित है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। रामगंगा परियोजना भी हमारा पश्चिमी रामगंगा नदी पर तट पर स्थित है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध भी कहाँ स्थित है? कालागढ़ बांध कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। इतने पॉइंट आप इस प्रश्न से डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा पवार शासक था जिसने मोनाशाही तिमासी मुद्रा चलाई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोनाशाही तिमासी मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये थे दोस्तों कौन? प्रदीप शाह के द्वारा यह मुद्रा चलाई गई थी। प्रदीप शाह दोस्तों परमार राजवंश के कौन से राजा थे? तो प्रदीप शाह परमार राजवंश के दोस्तों 51वें राजा थे। और प्रदीप शाह से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों डायरेक्टली कि प्रदीप शाह राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 1717 में दोस्तों प्रदीप शाह राजगद्दी पर बैठे थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और 1717 से लेकर 1773 तक दोस्तों इन्होंने परमार राजवंश के 51वें राजा के रूप में शासक किया था। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजा के रूप में भी प्रदीप शाह को ही जाना जाता है। यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि किस राजा के समय में कुमाऊं गढ़वाल के मध्य में सौहार्दपूर्ण या महत्वपूर्ण संबंध थे? तो प्रदीप शाह के समय पर ही थे। और कुमाऊं में इस टाइम पर राजा कौन था दोस्तों? कल्याण चंद्र चतुर्थ इस टाइम पे कुमाऊं का राजा था। अगला यहीं से आपका प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो हमारा महाराजा प्रदीप शाह थे यह किसके पुत्र थे? महाराजा दिलीप शाह के दोस्तों पुत्र थे। ठीक है, और इनकी संरक्षिका के रूप में किसने काम किया था? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका के रूप में राजमाता जिया कनकदेई या जिया कुंदन देई या कनक देई, अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, उनके द्वारा इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया गया था। मौलाराम को सर्वप्रथम संरक्षण किसके द्वारा दिया गया? किस परिवारवंशी शासक के द्वारा दिया गया? दोस्तों मौलाराम को सबसे पहले संरक्षण भी प्रदीप शाह के द्वारा ही दिया गया था। प्रदीप शाह के दोस्तों एक सभा कवि या धर्माध्यक्ष थे। सबसे महत्वपूर्ण कौन इनके सभा कवि या धर्माध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों मेधाकर शर्मा या मेधाकर शास्त्री भी आपको इसके नाम इनके नाम के आगे कभी कभी देखने को मिलेगा, जो कि किसके थे? प्रदीप शाह के सभा कवि और धर्माध्यक्ष भी थे। और इन्हीं मेधाकर शर्मा जी के द्वारा, मेधाकर शास्त्री जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण काव्य की रचना की जाती है दोस्तों। कौन सा? रामायण प्रदीप, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने करी थी? मेधाकर शास्त्री ने करी थी। किसके सभा कवि थे? तो प्रदीप शाह के सभा कवि थे। ठीक है, इनके ही टाइम पे दोस्तों एक मंत्री थे, कौन? चंद्रमणि डंगवाल जी। ठीक है, इन्होंने डांग देहरादून नामक स्थान पर मंगलेश्वर या मुंडलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इनके टाइम पे एक पुरिया नैथानी भी थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि पांच भाई कटैत विद्रोह किसके समय पे हुआ था, तो वो भी दोस्तों प्रदीप शाह के कार्यकाल में ही पांच भाई कटैत विद्रोह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी है पांच भाई कटैत बारे में, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दिखाई गई है। अगला प्रश्न यहाँ से एक और बनता है दोस्तों कि देहरादून की राजधानी को नवादा से धामूवाला स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? देहरादून की राजधानी को नवादा से धामूवाला स्थानांतरित भी किसने किया था? प्रदीप शाह के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, प्रदीप शाह के समय पे ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, कौन सा? दूनागिरी का युद्ध, बहुत इंपोर्टेंट है। दूनागिरी का युद्ध किसके समय पे होता है? प्रदीप शाह के समय पे ही होता है। वैसे दोस्तों ये दूनागिरी का युद्ध, इसकी एक्चुअल डेट कहीं पे दी
नहीं गई है। अजय रावत की किताब में शायद 1773 दी गई है, कहीं कहीं इसकी डेट 1743 दी गई, तो आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों दूनागिरी का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? रुहेलाओं के मध्य में और कुमाऊं और गढ़वाल की मिक्स सेना के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। किसके? दूनागिरी का युद्ध रुहेला व सेज कुमाऊं और गढ़वाल की सम्मिलित सेना के बीच में युद्ध हुआ था। फिर भी दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल की सम्मिलित सेना हार गई थी। दूनागिरी का युद्ध कुमाऊं गढ़वाल के राजा हार गए थे। फिर क्या हुआ? कुमाऊं की तरफ से मतलब कुमाऊं का सहयोग किया था किसने? गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के द्वारा। बाद में क्या हुआ? ये लोग सेना हार गए, तो फिर रुहेलाओं ने कहा कि भाई 3 लाख रुपए तो हमारा युद्ध भाई। फिर ऐसा माना जाता है कि प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की सहायता के लिए उसको 3 लाख रुपए उधार के रूप में दिए थे, और तब जाके इन रुहेलाओं का कर्जा भी चुराया था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दूनागिरी का युद्ध रुहेला वर्सेस कुमाऊं गढ़वाल की सम्मिलित सेना के मध्य में हुआ था। ठीक है, रुहेलाओं की तरफ से वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था अली अहमद खां, आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि गणाई का युद्ध किसके समय पे हुआ? तो गणाई के युद्ध के बारे में भी कहा जाता है कि वह प्रदीप शाह के समय पे ही हुआ था। और गणाई का युद्ध किस किसके मध्य में हुआ था? तो देवी चंद और गढ़वाल के राजा या श्रीनगर के जो हमारे राजा थे उस टाइम पे कौन? प्रदीप शाह के मध्य में यह युद्ध हुआ था, जिसमें प्रदीप शाह ही जीते थे। इतने पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। एक और युद्ध हुआ था दोस्तों बाद में इनके बीच में, क्या? तामाधौण का युद्ध। क्या? तामाधौण का युद्ध किसके किसके मध्य में? प्रदीप शाह और दीपचंद के मध्य में तामाधौण का युद्ध भी हुआ था। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर प्रदीप शाह से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतने ही पॉइंट पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट भी है पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं मोनाशाही तिमासी मुद्रा किसने चलाई थी? प्रदीप शाह ने चलाई थी। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन है? जिया कनकदेई है। मौलाराम को सबसे पहले संरक्षण प्रदीप शाह ने ही दिया, और इसी के काल में चंद वंश तथा पवार राजवंश में सौहार्दपूर्ण संबंध थे। प्रदीप शाह के सभा कवि कौन थे? मेधाकर शर्मा जी या मेधाकर शास्त्री जी, इन्होंने रामायण प्रदीप की रचना भी करी है, महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है कि तांत्रिक अनुष्ठान उवेद किस जनपद में मनाया जाता है? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि उवेद उत्सव या हम कहें उवेद तांत्रिक अनुष्ठान किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये चमोली जनपद में मनाया जाता है। चमोली जनपद 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद भी दोस्तों चमोली ही जनपद ही है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चमोली जनपद का प्राचीन नाम है क्या? अलकापुरी। और चमोली जनपद में दोस्तों उवेद नामक तांत्रिक अनुष्ठान मनाया जाता है। उवेद के साथ साथ ही दोस्तों आप याद कर सकते हैं चमोली में क्या मनाया जाता है? जानती उत्सव। जानती उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? चमोली में किया जाता है। लास्या उत्सव का आयोजन भी दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? चमोली में ही किया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों होता है क्या हमारा एक रगोसा उत्सव या फिर हम कह सकते हैं सारा उत्सव या सारा अनुष्ठान या रगोसा अनुष्ठान का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? चमोली जनपद में ही किया जाता है। और जो ये रगोसा या सारा अनुष्ठान है यह दुख निवारण हेतु प्रसिद्ध अनुष्ठान के रूप में भी जाना जाता है। तो तांत्रिक अनुष्ठान उवेद किस जनपद में मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 2021 में किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस बार दोस्तों उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसी को भी नहीं मिला है। अब ये 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय इनका पूरा नाम है। इन 2 व्यक्तियों को क्या किया गया है दोस्तों? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय और प्रेमचंद शर्मा जी को। अब यहां से प्रश्न आता है कि ये प्रेमचंद शर्मा जी का संबंध किससे था? तो प्रेमचंद शर्मा जी का संबंध था दोस्तों किससे? कृषि से, एग्रीकल्चर से। और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा जी का संबंध किससे था? इनका संबंध था चिकित्सा से। और इन दोनों को इनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा C&D बोर्ड। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। 2021 में कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है, जिसमें से पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। उत्तराखंड को दोस्तों इस बार उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नहीं नवाजा गया है। ओनली 2 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय को। प्रेमचंद शर्मा जी का संबंध है कृषि से और भूपेंद्र कुमार संजय जी का संबंध है दोस्तों चिकित्सा से। ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न कि गोद अभियान का संबंध किससे है? तो गोद अभियान का संबंध दोस्तों ऑप्शन आपके सामने कुपोषण मुक्त उत्तराखंड, ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड, स्कूल चलाओ अभियान से और पुस्तकों को ऑनलाइन खरीदने से। तो गोद अभियान का संबंध दोस्तों उत्तराखंड में कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से है। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न, देखिए पोस्टमार्टम सीरीज है हमारी दोस्तों और हम पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। जितने भी हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकल सकते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुपोषण मुक्त भारत से संबंध है किसका? गोद अभियान का। अब देखिए यहीं से दोस्तों हमारे एक दो टर्म और आते हैं। गोद अभियान तो हो गया कुपोषण मुक्त भारत से। तो अब यहीं पर यह प्रश्न आता है कि ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन सत्या। कौन सा दोस्तों?
ऑपरेशन सत्या चलाया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन सत्या का संबंध किससे है, तो ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड से इसका संबंध है, और ड्रग्स से संबंधित कोई भी जानकारी पुलिस को देने से संबंधित है ऑपरेशन सत्या। ठीक है, अगला दोस्तों है कि पुस्तकों को ऑनलाइन करने से, तो पुस्तकों को ऑनलाइन करने से संबंधित एक यहाँ पे अभियान चला हुआ है, ई ग्रंथालय। कौन सा, ई ग्रंथालय। तो उत्तराखंड के कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज में जितनी भी किताबें हैं उनके लिए एक ई ग्रंथालय नामक साइट विकसित करने के लिए या पुस्तकों को ऑनलाइन करने के लिए ई ग्रंथालय अभियान चलाया गया है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों हेतु। ठीक है, स्कूल चलो मतलब शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। और कब चलाया गया था स्कूल चलो अभियान, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इससे पहले वाले पार्ट में इसको क्लियर कर चुका हूं। तो गोद अभियान का संबंध है दोस्तों किससे, कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से, ऑपरेशन सत्या ड्रग्स से संबंधित जानकारी पुलिस को देने से, और ई ग्रंथालय पुस्तकों को ऑनलाइन करने के संबंध में। अगला हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है, आपको बताना है। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित 2012 नैनीताल में, 2012 में स्थापना हुई नैनीताल में। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 1988 में स्थापना हुई चमोली में। झिलमिल झील आरक्षित की स्थापना 2005 में हुई, हरिद्वार में स्थित है। या आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 2005 में स्थापना हुई और देहरादून में स्थित है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन सा गलत है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो गलत है दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। देखिए, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना 2012 में ही हुई दोस्तों, कहां स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। झिलमिल झील आरक्षित दोस्तों हरिद्वार जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना भी 2005 में ही हुई थी। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित दोस्तों 2005 में इसकी स्थापना हुई और देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, और आसन वेटलैंड के बारे में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है कि पक्षियों हेतु प्रसिद्ध वन्यजीव विहार कौन सा है, या इस प्रकार से प्रश्न किया है कि पक्षियों हेतु प्रसिद्ध विहार है आसन विहार या आसन बैराज। ठीक है, और कौन सा असत्य है, तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व असत्य है, क्योंकि इसकी स्थापना 1988 में नहीं हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी कब, 2015 में। और इसका जो ये नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, चमोली में स्थित नहीं है। तो ये पॉइंट आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ही प्रश्न से 8 प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इनकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई। देखिए, ये तो है नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ है, नैनीताल में स्थित है, स्थापना हुई थी 2015 में। यहीं से एक और पॉइंट बन सकता है आपका, नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र, ये है दोस्तों चमोली में, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। जो ये ऑप्शन दिया गया ना 1988 चमोली, ये क्या है, यहाँ नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी। यही है दोस्तों 2015 नैनीताल। बी वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में स्थापना हुई थी नैनीताल में, और जो 1988 चमोली दिया गया वो है नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र। महत्वपूर्ण है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चलाया गया था। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे कहेंगे, क्योंकि इसी दौरान दोस्तों सबसे पहले हमारा उत्तराखंड बंद हुआ था। तो उत्तराखंड बंद सबसे पहले कब हुआ था, इसी आंदोलन के दौरान हुआ था, जो कि क्या था दोस्तों, 1977 का वन आंदोलन। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1977-78 में राज्य स्तरीय वन आंदोलन शुरू हुआ था वनों की नीलामी के विरोध में। और यहीं से आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार उत्तराखंड बंद कब हुआ। उत्तराखंड सबसे पहली बार बंद कब हुआ, तो इसी वन आंदोलन में, यानी कि 1977 के वन आंदोलन के दौरान फरवरी 1978 में सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड बंद हुआ था, और वनों की नीलामी के विरोध में यह राज्य स्तरीय आंदोलन चलाया गया था। अब दोस्तों मैंने आपको वन संबंधी आंदोलन पहले भी बता चुका हूं, दवाई आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, डंगू पतौली आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन, मैती आंदोलन, ये प्रसिद्ध हमारे वन संबंधी आंदोलन है उत्तराखंड के संदर्भ में, जिनके बारे में आपको इससे पहले की मैराथन क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए वनों से संबंधित प्रश्न आया। सबसे पहले भारत बंद हुआ फरवरी 2018 में, सॉरी फरवरी 1978 में, फरवरी 1978 में सबसे पहले उत्तराखंड बंद हुआ था। ठीक है, अब इसी संबंधित कुछ प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लाया गया, या भारत का वनों से संबंधित सबसे पहला कानून कब बनाया गया, तो 1865 में। 1865 में भारतीय वन अधिनियम लाया गया, और वनों से संबंधित सबसे पहला कानून भी 1865 में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन सबसे पहले कब किया गया, तो 1884 में दोस्तों सबसे पहले वनों का वैज्ञानिक प्रबंध किया गया। यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो देहरादून में दोस्तों देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई कब दोस्तों, 1868 में। और यह प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, बाद में जाके यही दोस्तों हमारा जो देश का प्रथम वन महाविद्यालय होता है, यह यहां पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर दी जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा अगर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो ये की गई थी 1906 में। प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया था, एक बार यह भी पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने किस वर्ष अपने 100 वर्ष पूरे किए, यानी कि 100वीं जयंती बनाई, तो वो बनाई थी 2006 में। स्थापना हुई थी भारतीय वन्यजीव संस्थान की, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई थी कब, 1906 में, जिसे हम एफआरआई नाम से भी जानते हैं। और इस एफआरआई के भवन का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, वो कराया था CM ब्लूमफील्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया
था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है। गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1869 में, एक वर्ष बाद गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है। और टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब होती है, तो 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। ये पॉइंट आप लोग को यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी पोस्टमार्टम हो गया दोस्तों वनों की नीलामी के विरोध में। तो यहां पर आप उससे संबंधित प्रश्न देख सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1865, वनों से संबंधित भारत का पहला कानून बनाया गया। वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन 1884 में किया गया। और देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1878 में की गई थी। इतने पॉइंट आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत हमें कितने परिवारों और राजाओं का शासन देखने को मिलता है। यह प्रश्न भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। ठीक है, और देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में ना मैं आपको इस वीडियो में पोस्टमार्टम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में इसके बारे में बता चुका हूं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत हमें कितने परिवार और राजाओं का शासन देखने को मिलता है, तो 3 परिवार के अंतर्गत दोस्तों 14 राजाओं का हमें इसमें शासन देखने को मिलता है। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का या उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसके संस्थापक कौन थे, बसंत देव, वासुदेव या बसंतन को माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्टार्टिंग पे राजधानी थी दोस्तों कहां पे, चमोली के जोशीमठ के पास में ही स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। लेकिन बाद में सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने या नरसिंह देव ने दोस्तों इस राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली से हटाकर बैजनाथ क्षेत्र या कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर दिया, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। इनकी भाषा है संस्कृत, लिपि है दोस्तों कुटिला, इनकी लोक भाषा कौन सी है, वो है पाली। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को कुलिंदों की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है। और कार्तिकेयपुर राजवंश का आदि पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है, राजा शालिवाहन देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूर राजवंश के इष्ट देवता कौन थे दोस्तों, वो थी माता नंदा या कोट ब्राह्मणी देवी या मां नंदा देवी, हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल दोस्तों वह किसके काल को कहा जाता है, कत्यूरी काल को कहा जाता है। बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार हैं दोस्तों वह कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को एक ही मानते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग मानते हैं। देखिए दोस्तों कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, E.T. एटकिंसन साहब ने किया था, जिसमें हमें टोटल 3 परिवार और 14 राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। प्रथम परिवार किसका था दोस्तों, बसंत देव का परिवार था। और प्रथम परिवार में जो कितने शासक थे, 5 शासक थे। कौन कौन से थे, बसंत देव, खरपर देव और कल्याण राजदेव, त्रिभुवन देव और महाराजा बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राजदेव और त्रिभुवन देव। ठीक है, और एक राजा की यहाँ पे हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरे परिवार में दोस्तों कितने राजा थे, दूसरे परिवार में 4 राजा थे। कौन कौन से, निम्बर, इष्टगण, ललित सूरदेव और भूदेव। और तीसरे परिवार में दोस्तों कितने राजा थे, तीसरे परिवार में भी हमारे 5 राजा थे, सालोदित्य, इच्छर देव, देशर देव और पद्मदेव और सुभिक्ष राज देव। ठीक है, तो ये 3 परिवार और 14 राजा इसमें थे। पहले परिवार में 5 राजा थे, दूसरे परिवार में 4 राजा थे, तीसरे परिवार में भी 5 राजा थे। ठीक है, बसंत देव को प्रथम परिवार का संस्थापक और कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। और द्वितीय परिवार का संस्थापक दोस्तों किसको माना जाता है, निम्बर को माना जाता है। और तृतीय परिवार का संस्थापक किसको माना जाता है, सालोदित्य को माना जाता है। इसी कारण उसे सालोदित्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जो कि हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। तो सुभिक्ष राजदेव दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। वहीं कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक पूछेगा तो ब्रह्मदेव दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में हमें अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों, सुभिक्ष राजदेव था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजवंश में दोस्तों जो हमारा बसंत देव ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और परम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, वो था त्रिभुवन देव। ठीक है, अब जो द्वितीय परिवार था इसका निम्बर, इष्टगण, ललित सूरदेव और भूदेव जिसमें राजा थे, इनके बारे में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बैजनाथ का मंदिर जो बागेश्वर स्थित बैजनाथ मंदिर है किसने बनाया था, वह भूदेव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों, ललित सूरदेव था सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बाकी इसके बारे में और चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 परिवार और 14 राजा। प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव, टोटल राजा 5 थे। दूसरे परिवार का संस्थापक निम्बर देव होगा, निम्बर देव 4 राजा थे। तीसरे परिवार का संस्थापक सालोदित्य, और इसमें भी 5 राजा थे। और अंतिम शासक कौन था, सुभिक्ष राजदेव था। ये पॉइंट आपको नोट ही कर लिया होगा। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1851, 1947, 1948 या फिर 1835। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों कब, 1835 में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835। देखिए दोस्तों 1835 में टिहरी के सकलाना में, जिसे टिहरी रियासत का प्रथम विद्रोह या सकलाना विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहला वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1835 में, जिसे सकलाना जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो जन आंदोलन था सकलाना के कमीण, सयाणा या प्रजा के द्वारा निरंकुश राज कर्मचारियों के विरुद्ध यह
जन आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इस टाइम पे राजा कौन थे दोस्तों टिहरी राज्य में जब प्रथम जन आंदोलन हुआ? इस टाइम पे राजा थे कौन? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। टिहरी राजवंश के 55वें राजा, सॉरी परमार राजवंश के 55वें राजा कौन थे? वो थे सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे दोस्तों? टिहरी रियासत के प्रथम राजा, टिहरी रियासत के संस्थापक के रूप में भी राजा सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है। ठीक है, सुदर्शन शाह ने ही दोस्तों यहाँ पर अपनी सत्ता प्राप्त करी थी। 14 वर्षों बाद अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को हराया था और अपने एक नए राज्य की स्थापना करी थी जिसका नाम था टिहरी। टिहरी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 को। इस कारण दोस्तों 28 दिसंबर को टिहरी राज्य स्थापना दिवस या रेस्टोरेशन डे के रूप में भी बनाते हैं। अब दोस्तों जो ये हमारे सुदर्शन शाह थे ये काफी महत्वपूर्ण राजा हैं क्योंकि ये दोस्तों एक कवि भी थे। ठीक है, इन्होंने सभासार नामक ग्रंथ की रचना करी। किस काम की? सभासार ग्रंथ की रचना किसने करी है? सुदर्शन शाह ने करी है, जिसमें 7 खंड हैं। ठीक है, और ये जो सभासार ग्रंथ है यह इन्होंने किस नाम से इसकी रचना की है? तो कवि सूरत के नाम से इन्होंने इसमें अपनी रचना करी है। ठीक है, और सुदर्शन शाह ने दोस्तों अपने टाइम पीरियड पे कई सारे काम कराए, जैसे पुराना राजभवन का निर्माण कराया और टिहरी रियासत की स्थापना करी। इसी के साथ साथ में बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया। ठीक है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। इसी के साथ साथ में दोस्तों इनके जो राजकवि या धर्माध्यक्ष थे वो थे हरिदत्त शर्मा जी। ठीक है, सुदर्शन दर्शन कविता जो कि मौला राम ने सुदर्शन शाह के ऊपर लिखी थी। ठीक है, और भी कई सारे पॉइंट है वो हम कभी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहला जन आंदोलन कब हुआ था टिहरी में? प्रथम जन आंदोलन वन आंदोलन था जो 1835 में। टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन 1835 में सकलाना विद्रोह के रूप में हुआ था। इसमें सकलाना के निरंकुश कर्मचारियों का विरुद्ध सामना करना पड़ा था। ठीक है, अगला दोस्तों क्या? तिहाड़कर। तिहाड़कर क्या था? यह एक भूमिकर था जो कि सब फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहा जाता है। तिहाड़कर क्या था? एक क्या क्या था दोस्तों? भूमिकर था। ठीक है, और फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तिहाड़ कहते थे। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है और एग्जाम में ही पूछा गया, इस कारण मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, इस टाइम पर राजा कौन थे? सुदर्शन शाह थे, ये भी बता दिया है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में रामलीला की सबसे जो प्रचलित शैली है वो कौन सी? नैनीताल शैली, अल्मोड़ा शैली या पिथौरागढ़ शैली या फिर पौड़ी शैली? ये प्रश्न दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि उत्तराखंड में रामलीला की शुरुआत या कहां से मानी जाती है, किस जनपद से मानी जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या पौड़ी? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। जब आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे दोस्तों हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आप लोगों के लिए डेली डेली वीडियो बना के लेके आएंगे। और आपको पता है दोस्तों ये हमारी पोस्टमार्टम सीरीज है जिसमें हम काफी महत्वपूर्ण तरीके से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित फैक्ट्स को पढ़ते हुए जा रहे हैं। आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़ लें तब भी आप लोगों को फायदा ही पहुंच रहा होगा। तो काफी महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और उत्तराखंड अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तब भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज की वीडियो देता है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।